हाँ भाई, राधे राधे। देखना तो पड़ेगा। राधे राधे दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मापन मूल्यांकन अपना चल रहा था और मापन मूल्यांकन के अंतर्गत अपन ने बहुत से चैप्टर पढ़े हैं, बहुत से अलग अलग जो है ना कक्षाएं पढ़ी है। 4 से 5 क्लासें अपनी लगभग इसकी हो चुकी हैं। उसके बाद में जो है अपनी क्लासेस जो है ना अब वापस स्टार्ट हुई हैं इसकी। तो दोस्तों ये जो क्लास है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी इसके लिए, जैसे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पुटअप भी होते हैं, यहाँ से प्रश्न अधिक आते भी हैं। तो आज की क्लास भी हर क्लास की तरह महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मापन मूल्यांकन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ना क्योंकि 3 से 4 नंबर के यहाँ से प्रश्न आते हैं और मैं नहीं चाहता कि 3 से 4 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से छूटे। 3 से 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से क्या हो जाए दोस्तों, आपके 100% कंप्लीट हो जाए। एक भी प्रश्न यहाँ से रहना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 4 नंबर के भी कराए तो मापन मूल्यांकन के आप 4 से भी 4 नंबर लेकर के आओ, क्योंकि एक एक प्रश्न मायने रखता है दोस्तों, एक एक नंबर मायने रखता है। प्रश्न कहाँ से आ जाए और कहाँ से नहीं आ जाए दोस्तों, ये सर्वाधिक मायने रखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के, शिक्षण विधियों को लेकर के बहुत से लोग इस बार क्या कर रहे हैं, क्योंकि कल परसों मेरे पास में एक संस्थान से, उस संस्थान के मालिक का तो नहीं आया था, लेकिन किसी उनके मैनेजमेंट स्टाफ से किसी ने फ़ोन किया था, तो उनसे बात हुई थी हमारी। तो वो कह रहे थे कि सर हमारे पास में इस बार कुल 45,000 रीट के बच्चों ने कोचिंग की है हमारे संस्थान के ऊपर, और हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे PDF के रूप में एक ई-बुक निकाल करके हम आपके नोट्स उन बच्चों तक पहुँचाएं। तो क्या आप हमें वो नोट्स अवेलेबल करवा सकते हो क्या? तो मैंने कहा कि कैसे क्या रहेगा आपके पहुँचाने का? तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। देखो, मैंने कहा कि मेरा जितना भी कंटेंट है मैं मेरे यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, और बचा हुआ मेरे पास में लिखित में जो कुछ भी होगा मेरे टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। आप अपने 45,000 बच्चों को बोल दो मेरे टेलीग्राम का वो पेज ज्वाइन कर ले, वहाँ पे उनको निःशुल्क मिल जाएगा। तो बोले नहीं सर अपन कुछ मिल बांट करके देखते हैं। मैंने कहा कि नहीं सर, है ना, मैं कभी भी किसी भी कोचिंग के साथ में मिल करके कोई अपना ऐप बना करके काम नहीं करने वाला। हाँ, इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा हुआ कि हाँ मुझे कुछ करना है, कुछ खास करना है, फिर भी कुछ अलग तरीके से करूंगा दोस्तों मैं, है ना। ऐसा नहीं, क्योंकि अपन भी आगे जाकर के इस चीज़ को बढ़ाएंगे, है ना। जब खुद का स्टूडियो हो जाता है, खुद का मैनेजमेंट रखना पड़ता है, तो सबके लिए खर्चा तो निकलता ही है, लेकिन इसके लिए कुछ नया आइडिया सोचेंगे। इसके लिए ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों के ऊपर लूट मचा दी जाए, ऐसा बिल्कुल भी अपन नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी रह चुका हूँ, तो हर पैसे की कीमत क्या होती है ये भी मुझे पता है, और वास्तविकता में मैं भी एक मध्यम वर्ग से ही आता हूं, तो हर पैसे के बारे में जानता हूं, किस तरीके से हम कमरे लेकर के कितनी मुश्किल से, है ना, महीने महीने 3-3 हज़ार रुपये में महीना निकालते थे। ये सारे परिस्थितियां पता हैं, तो मैं आपकी परिस्थिति भी क्या कर सकता हूं दोस्तों, समझ सकता हूं। तो शिक्षण विधियों को लेकर के लोग बहुत गंभीर हो चुके हैं इस बार दोस्तों, है ना। और बहुत सारे लोग पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी फैकल्टियों से वह रौनक नहीं आ पा रही है, वो फ्लो नहीं बन पा रहा है जहाँ से प्रश्न पुटअप हो जाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि कोई टीचर यदि इतिहास अच्छा पढ़ा सकता है ना, वो इतिहास ही अच्छा पढ़ाएगा, क्योंकि उसके विषय में जो है ना उसने निष्णात जो होगा ना वो उसी विषय में, उसको कहेंगे शिक्षण विधि पढ़ा, उसको पढ़ाना आता है, वो पढ़ करके पढ़ाना आ जाएगा, लेकिन कभी भी अच्छा नहीं पढ़ सकती। उसको पता ही नहीं है कि शिक्षण विधियों के प्रश्न कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरीके से काम करती हैं, कुछ नॉलेज नहीं होगा। तो वहाँ के जो टीचर है ना वो ऐसा अप्लाई नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारे पास में आए थे कि आप ऐसा कुछ कीजिए। लेकिन मैं कहीं नहीं कर रहा हूँ, यकीनन दोस्तों कई चैनल पे मुझे ऐसा में कि आप हमारे यूट्यूब पे आइए, आपके घंटे के 1500 लीजिए, 2000 लीजिए, सब पे मैंने मना कर रखा है। मैंने कहा निःशुल्क अनकनया एजू सेंटर, क्योंकि ये एक परिवार का चैनल है, मेरा नहीं है ना, ये बच्चों का ही चैनल है। तो इस पे जो भी होगा बच्चों के लिए होगा, जितना भी होगा मेरी तरफ से मैंने कमेंटमेंट कर दिया कि रीट निःशुल्क, मतलब एक बार तो मैं ये रीट निःशुल्क ही करवाऊंगा पूरी की पूरी दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो अपना चल रहा था दोस्तों, कौन सा चल रहा था, मापन एवं मूल्यांकन का। और मापन एवं मूल्यांकन में अपन ने क्या पढ़ लिया था दोस्तों, मापन एवं मूल्यांकन में अपन ने पढ़ लिया था लगभग जो है ना, मापन मूल्यांकन में अपन ने आधे से ज्यादा पार्ट को अपन ने पढ़ रखा है। अब जो आएगा आज जो अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस मापन मूल्यांकन के अंतर्गत, वो पढ़ने वाले हैं, मैं नया पेज ले लेता हूं। मापन मूल्यांकन के अंदर जो दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं इस मापन मूल्यांकन की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य। आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य कि इस मापन का आवश्यकता क्या है, इस मापन का महत्व क्या है, इस मापन मूल्यांकन का उद्देश्य क्यों है, यह मापन मूल्यांकन क्यों लिया जाता है और क्यों नहीं लिया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको लिखा रहा हूं इसमें, सबसे पहला बात
वह है मूल्यांकन का उद्देश्य है निदान करना। पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों? निदान करना। बालक की समस्याओं का पता लगाना मूल्यांकन का एक उद्देश्य है कि जो शिक्षण हम बालक को करवा रहे हैं, बालक को उसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है और कहाँ कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है, इसका पता भी होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है इसका निदान करना। निदान के बाद अपन बात करें दोस्तों, जब निदान इसका यदि उपचार निदान नहीं है तो निदान के बाद में क्या आ जाएगा? इसका उपचार करना। निदान के बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों? उपचार करना। आपने समस्या का तो पता लगा लिया, लेकिन जब तक इस समस्या का निर्धारण नहीं करोगे, जब तक इस समस्याओं को निपटाओगे नहीं दोस्तों, तब तक उस निदान का कोई अर्थ नहीं है। समस्या का पता लगा करके समस्या का समाधान होना भी क्या है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इस उद्देश्य की यदि अपन बात करें दोस्तों कि इसका उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य की यदि अपन बात करें तो सबसे पहला तो हो गया दोस्तों आपका निदान करना। दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों? आपका उपचार करना। तीसरा इसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों परामर्श देना। क्या देना दोस्तों? परामर्श देना। मूल्यांकन के द्वारा ही आप बालक को परामर्श दे सकते हो कि आपको निःशुल्क परामर्श है ना, कि आपको जीवन में क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किस विषय के ऊपर आपको ज़्यादा बल देना चाहिए, किस विषय में आपका फ्यूचर बनेगा, किस में नहीं बनेगा, ये सारे के सारे आइडियाज़ आप बच्चे को दे सकते हो। लेकिन किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करोगे तब तक बालक को क्या परामर्श देना है, क्या नहीं देना है, इसका पता नहीं चलेगा। परामर्श के बाद में यदि अपन को बात करें दोस्तों, एक आता है इसका निर्देश देना। निर्देश देना मूल्यांकन के द्वारा ही तो निर्देश दिया जाता है ना। जैसे आपने ये छोटा सा एग्जांपल दो, आप क्लास में जब बैठे होंगे तो कभी कभी क्लास में बैठ करके फ्री पीरियड होता है तो अपन क्या करते हैं दोस्तों? बातचीत करने लग जाते हैं, बातें करने, मस्ती करने लग जाते हैं। तो बातें मस्ती जब भी करने लगते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है, मस्ती करते वक्त, बातें करते वक्त क्या होता है कि आवाज शोरगुल अधिक होती है। तो बाहर टीचरों के पास में आवाज आती है तो टीचर क्या करते हैं? भाग करके कक्षा में आते हैं और पहले चुपके से देखते हैं कौन कौन बच्चा आवाज कर रहा है। फिर कक्षा में आकर के कहता है मैं तुझे निर्देश दे रहा हूं कि आज के अब क्लास से तेरी आवाज बाहर आई ना, मैं बाहर निकाल दूंगा, अब तूने ये मस्ती की ना, मैं बाहर निकाल दूंगा, है ना। ऐसा कहते थे ना, वो क्या है? निर्देश है दोस्तों। तो ये निदान करना, उपचार करना, परामर्श देना, निर्देश देना। इसके बाद में एक और आता है दोस्तों भविष्यवाणी करना। क्या करना दोस्तों? भविष्यवाणी करना। मैं लिख के देता हूं कि तू इस साल पास नहीं हो सकता। ये किसके द्वारा की है? उन्होंने कहते थे ना टीचर पहले, हाँ मैं लिख के दे रहा हूं कि तू इस साल पास नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं तेरे गणित में इतने नंबर नहीं आएंगे। ये क्या है? भविष्यवाणी है ना। मैं लिख के देता हूं तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तू नहीं पढ़ सकता, तू 10वीं कभी भी पास नहीं हो सकता। ये क्या है? भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी भी किसके द्वारा की जा सकती है? मूल्यांकन के द्वारा की जा सकती है। ये जो अध्यापक उसको कमेंट करके बार बार कह रहा है ना कि तू ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये वो किसके आधार पर कह रहा है दोस्तों? ये वो कह रहा है आपको भविष्यवाणी जो कर रहा है ना, वो किसके आधार पर कर रहा है दोस्तों? मूल्यांकन के आधार पर कर रहा है। तो निदान करना, ये पता लगाना। इसके बाद में बालक की उपलब्धि का पता लगाना। बालक ने कितना सीखा है, बालक ने कितना एक निश्चित समय में कितना ज्ञान प्राप्त किया है, इसका उपलब्धि का पता भी किसके द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों? मूल्यांकन के द्वारा लगाया जा सकता है। उपलब्धि का पता भी किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसके द्वारा लगाया जा सकता है कि कितना बालक में परिवर्तन हुआ, बालक ने कितना एक निश्चित समय में सीखा और कितना नहीं सीखा। इसके बाद में बात करें तो बालक की अभिरुचियों के बारे में पता लगाना। बालक की अभिरुचि का ज्ञान करना। बालक का किस चीज में इंटरेस्ट है और बालक का किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, इस चीज का भी पता आप किसके द्वारा लगा सकते हो? इस मूल्यांकन के द्वारा लगा सकते हो, इस मापन के द्वारा लगा सकते हो कि बालक किसमें इंटरेस्ट रखता है और किसमें इंटरेस्ट नहीं रखता है। क्योंकि बहु प्रश्नों के माध्यम से इनकी रुचि का पता लगाया जा सकता है ना। जैसे आप जांच सूची के द्वारा जो करते हो, आपने पढ़ा था ना जांच सूची, चेकलिस्ट, उसके द्वारा अपन क्या करते हैं? यही तो काम करते हैं ना दोस्तों, अभिप्रेरणा। इसके बाद में बालकों को मोटिवेट करना, अभिप्रेरणा देना। बालक को अभिप्रेरित करके, बालक को अभिप्रेरणा दे करके भी आप क्या कर सकते हो? बालक को अभिप्रेरणा दे करके इस मूल्यांकन के द्वारा बालक की जिस चीज को पता लगे मोटिवेट करके, नहीं बेटा तू ऐसा नहीं, ऐसा कर, इसमें ऐसा तू कर सकता है। तो अभिप्रेरणा दे करके भी बालक के अंदर क्या लाया जा सकता है दोस्तों? चेंजेस लाया जा सकता है। दोस्तों अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण भाग होता है। भाई किसका महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों? अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण भाग होता है। किसका? शिक्षण का। मोटिवेट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है ना दोस्तों, वो क्या है? आपका अभिप्रेरणा। दोस्तों अभिप्रेरणा के द्वारा ही आप किसी बालक को पढ़ने के लिए तत्पर कर सकते हो, बालक को है ना
पढ़ने के लिए आगे बढ़ा सकते हो, पढ़ने के लिए उसको तैयार कर सकते हो, उसके व्यवहार में चेंजेस ला सकते हो। मोटिवेशन एक ऐसा प्रभाव है जिसके द्वारा व्यक्ति को चेंज किया जा सकता है। मोटिवेशन बहुत बड़ा भाग है दोस्तों ना, कभी लगाएंगे एक दिन मोटिवेशन की क्लास मेरी आपके, है ना, पता है आपको मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं, बता रखा है मैंने आपको। अभिप्रेरणा देना, इसके बाद में आता है अभिरुचि का ज्ञान लगाना, अभिप्रेरणा देना, उपलब्धि का पता लगाना। इसके बाद में व्यवसायिक निर्देशन देना, व्यवसायिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन देना। व्यवसायिक निर्देशन भी आप किसके द्वारा दे सकते हो, मूल्यांकन के द्वारा दे सकते हो। कि तो जैसे देते ना, तेरे इतने परसेंट बने, तू आर्ट्स ले ले, तेरे इतने परसेंट बने, तू साइंस ले ले, तेरे इतने बने, तू मैथ्स ले ले, ये जो देते थे ये क्या है, व्यवसायिक निर्देशन ही तो है दोस्तों। ये व्यवसायिक निर्देशन किसके द्वारा दिए जा सकते हैं, तो ये व्यवसायिक निर्देशन भी किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, आपको इस मूल्यांकन के द्वारा ही इस प्रकार के व्यवसायिक निर्देशन भी दिए जा रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि व्यवसायिक निर्देशन भी इसके द्वारा दिए जा सकते हैं। एक और पेज ले लेते हैं। व्यवसायिक निर्देशन के बाद में यदि मैं बात करूं, अधिगम अनुभव का पता लगाना, अधिगम अनुभव का ज्ञान। अधिगम अनुभव, बालक ने जो सीखा है, बालक को जो आपने शिक्षण कराया है, उस अधिगम अनुभव बालक के ऊपर कितने प्रभावी रहे, बालक कितना उस अधिगम अनुभव को सीखा, इसका पता भी आपको किसके द्वारा लगता है दोस्तों, तो मूल्यांकन के द्वारा ही इस चीज का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, शिक्षण विधियों में बदलाव, शिक्षण विधियों में बदलाव। मूल्यांकन के द्वारा आपने पाया कि आपने जो पढ़ाया है उसमें से बच्चे काफी हद तक पढ़ नहीं पाए हैं, या बच्चे समझ नहीं पाए, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, या बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, या आपने क्या लगा दिया, आपने पता लगा दिया, आपने उसका अनुमान लगा दिया। फिर आपको पता चला कि कहीं ना कहीं अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे तो कहीं ना कहीं बच्चों में दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत कहीं ना कहीं मेरे में है। तो आप क्या करोगे, आगे वाली कक्षा में जाकर के शिक्षण विधियों को क्या करोगे, चेंज कर दोगे। पहले जिस विधि से आपने पढ़ाया होगा उस विधि से ना पढ़ा करके आप दूसरी विधि से उसको पढ़ा दोगे, वो क्या कहलाएगा, आपका शिक्षण विधियों में बदलाव। तीसरे नंबर पर अपन बात करें दोस्तों, सहायक सामग्री में बदलाव। सहायक सामग्री में भी बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है। कि आपने शायद पहले किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो सहायक सामग्री का प्रयोग लिया था, जो टीचिंग एड आपने यूज किया था, वो टीचिंग एड कहीं ना कहीं क्या हुआ दोस्तों, सही नहीं हो पाया है, इसकी वजह से ही बालक नहीं सीख पा रहे हैं। तो आप टीचिंग मेथड्स को भी क्या करोगे दोस्तों, चेंजेस कर दोगे। इसके बाद में अंत में आता है आपका पाठ्यक्रम में बदलाव। पाठ्यक्रम में भी क्या किया जा सकता है, मूल्यांकन के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। यदि पाठ्यक्रम बालकों के स्तर के अनुसार नहीं है, बालक की मानसिक स्थिति के अनुसार नहीं है, तो उसे भी क्या किया जा सकता है दोस्तों, चेंजेज किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, पाठ्यक्रम का बदलाव भी किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है। एक और लिख दो अंतिम, निर्णय लेना। बालक क्या निर्णय लेना, किसके संदर्भ में, बालक के संदर्भ में, कि अब इस बालक का क्या करना है, वह भी किसके द्वारा संभव है, आपका मूल्यांकन के द्वारा संभव है। तो आप मूल्यांकन की आवश्यकताएं कह दो, चाहे मूल्यांकन के उद्देश्य कह दो, चाहे मूल्यांकन के निर्देश कह दो, है ना, या मूल्यांकन के उद्देश्य कह दो, एक ही बात है। आवश्यकता कहो, चाहे महत्व कहो, चाहे उद्देश्य कहो, यही कहलाएंगे। क्या क्या है भाई, निदान करना, उपचार करना, बालकों को परामर्श देना, बालकों को निर्देश देना, है ना, बालकों की भविष्यवाणी करना, उपलब्धि का पता लगाना, अभिरुचि का ज्ञान, अभिप्रेरणा देना, बालकों को व्यावसायिक निर्देशन देना। इसके बाद में क्या किया जाता है, आपका अधिगम अनुभव का ज्ञान, बालक ने कितना सीखा है इसका पता लगाना, शिक्षण विधियों में बदलाव करना, सहायक सामग्री में बदलाव करना, पाठ्यक्रम में बदलाव करना, निर्णय लेना, ये सब सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इसके आवश्यकता, उद्देश्य या महत्व कहलाएंगे। दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो इन आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व को रट करके याद कर लीजिए, या फिर मैंने पहली क्लास में जो मापन मूल्यांकन को समझाया था उसको बारीकी से समझ लीजिए, आपका सारा का सारा काम क्या हो जाएगा, वहां पे कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो ये कहलाते हैं आपके मापन मूल्यांकन के उद्देश्य, या मापन मूल्यांकन के महत्व, या मापन मूल्यांकन की आवश्यकता। इसके बाद में जो मैं टॉपिक उठा रहा हूं ना दोस्तों, वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक जो होगा ना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से जितने प्रश्न आते ना, और कहीं से प्रश्न आने की संभावनाएं नहीं बनती है, और वह है आपका ये वाला, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। क्या है भाई, एक अच्छे मूल्यांकन की
विशेषताएं। आप जो मूल्यांकन बालकों का ले रहे हो, आप जो बालकों की जांच कर रहे हो, उस एक अच्छे मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं उस मूल्यांकन की हो सकती हैं, किस किस तरीके से आप मूल्यांकन लोगे, किस किस तरीके से आप यदि बालक का मूल्यांकन लेते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक अच्छा मूल्यांकन कहलाएगा। तो सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों मैं अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं की। यहां से प्रश्न पूछते हैं भाई इसमें कौन सी विशेषता है, कौन से मूल्यांकन की विशेषता है, कौन से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ये सारे के सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, है ना दोस्तों। तो सबसे पहली जो विशेषता आएगी दोस्तों, वह आएगी दोस्तों वस्तुनिष्ठता। इतनी बारीकी से समझा रहा हूं मैं, एक एक चीज को ध्यान से समझ लेना, यहां से एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। सबसे पहली आती है आपकी वस्तुनिष्ठता। कौन सी आएगी दोस्तों, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता किसे कहेंगे, रुकी जाइए एक मिनट, है ना। आप सोच रहे होंगे गुरुजी हमें तरसा रहे हैं ना। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो वस्तुनिष्ठता, देखो सबसे पहले वस्तुनिष्ठता को समझने की कोशिश कीजिए। किताबों में आपने क्या परिभाषा पढ़ रखी होगी वह अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसको बारीकी से समझना बेहद जरूरी है। देखिए वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है वह परीक्षण जिस पर अध्यापक की रुचि, अध्यापक की मनोदशा, अध्यापक की मनस्थिति, अध्यापक की पसंद नापसंद, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसे हम क्या कह देंगे, वस्तुनिष्ठता। यानी कि मूल्यांकन का वह गुण जिस परीक्षण की जांच करते समय अध्यापक की रुचि, मनोदशा, मनस्थिति, पसंद नापसंद का ध्यान प्रभाव नहीं पड़े, उसे हम क्या कहेंगे, मूल्यांकन का वस्तुनिष्ठता का गुण कहलाएगा। देखिए इसको ऐसा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि पहले जो होता था ना भाई, एग्जाम, बोर्ड के जो एग्जाम होते थे, वो एग्जाम होने के बाद में कॉपियां चेक होने के लिए अध्यापक कॉपियां चेक करने के लिए घर से जाते थे और कॉपियां चेक करते थे। अब मान लीजिए कि कोई अध्यापक कॉपी चेक करने के लिए घर से जा रहा है, और जैसे ही घर से बाहर निकलने वाला ही था और उनकी पत्नी महोदया ने बोला कि ठहरिए, रुकिए, ऐसे मत जाइए, है ना। तो इन्होंने हाथ पकड़ के ना बड़े प्यार से बोली, परसों है ना करवा चौथ आने वाला है, आप 5,000 रुपये दे दो, मुझे साड़ी लानी है। कितना बोलता है उसने कि मुझे 5,000 रुपये दे दो, मुझे साड़ी लानी है। अब एक तो रहा वो टीचर और 5,000 रुपये, ये दोनों पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि टीचर बनते ना दो क्वालिटी अपने आप में है ना आ जाती है, दो गुण अपने आप विकसित हो जाती है जैसे टीचर बनोगे, है ना। एक तो आलसी प्रवृत्ति और एक होती है कंजूस प्रवृत्ति, है ना। भाई एक टीचर के मजाक कर रहा हूं वैसे, ना। तो उससे टीचर से 5,000 रुपये मांगे तो इसका मतलब वो टीचर होकर 5,000 रुपये दे देगा, कभी नहीं देगा। वो कहेगी एक काम कर, ऐसे पैसे देकर के मुझे लंबा नहीं बनना है, मेरी बड़ी उम्र नहीं चाहिए, तो रहने दे अपने, है ना, चलेगा कोई बात नहीं। ऐसे उनके बीच में कहा सुनी हुई जबरदस्त वाला झगड़ा हो गया और पति क्या कहा, घर से निकल गया कॉपियां चेक करने के लिए, फुल झगड़ा करके। अब वो कॉपी चेक करने के लिए बैठा, और जैसे कॉपी चेक करने के लिए बैठा, पहले कॉपी में पहला कोई प्रश्न है, उसकी 2 लाइनें पढ़ी, 2 लाइनें पढ़ते उसको याद आएगा आज मेरी पत्नी ने मुझे ये बोला। उसका ध्यान वापस गया, वापस उसने ध्यान लगाया, वापस पहली लाइन पे गए, वापस पढ़ने लगा, 4-5 लाइनें पढ़ी, फिर उसका वापस ध्यान गया वहां पे, आज मेरी पत्नी ने मेरी माँ के लिए ये बोला, मेरे पिता के लिए ये बोला। फिर उसने वापस धीरे धीरे ध्यान लगाया, वापस पहली लाइन पे गए, वापस पढ़ने लगा, और फिर वापस बोला आज मेरी पत्नी ने फिर मुझे ये बोला। उसको घुसाया, तो बार बार ऐसे पढ़ रहा है, बार बार ध्यान पड़ रहा है, उसका दिमाग खराब हुआ। कितने लाइन का है, 50 कितना नंबर का है, 100 शब्द का है ना, 10 लाइनें होनी चाहिए। कितनी लाइन लिखी इसने, 6 लिखी, ये ले 4 नंबर। अब अध्यापक ने पढ़े ही नहीं और उसको क्या दे दिए दोस्तों, 4 नंबर दे दिए। ये वस्तुनिष्ठता नहीं है, ये उसकी मनोदशा, मनस्थिति का प्रभाव वहां पे कहीं ना कहीं पड़ा है, इसी वजह से यह वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं कहलाएगा। यदि यह प्रभाव नहीं पड़ा होता तो यह कौन सा गुण कहलाता, वस्तुनिष्ठता का गुण कहलाता। अब रुचि की बात करते हैं। मान लीजिए वही झगड़ा हुआ, वो टीचर वहां पे कॉपी चेक करने के लिए गया, और जैसे हिंदी की कॉपी चेक कर रहा है, वहां पे पहले ही निबंध आ गया है, वहां पे यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसके ऊपर निबंध लिखे। पहले लाइन पढ़ के उसका दिमाग खराब, और लाइन में, निबंध में पहली लाइन में एक बच्चे ने लिख रखा है, औरतें जो होती हैं वो है ना माता जी की तरह होती है, देवी की तरह होती है, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। पहले से झगड़ के आया हुआ है, निबंध का नाम गलत है, और पहली लाइन पढ़ के ना उसका दिमाग और ज्यादा खराब होगा कि नहीं ये तो 100% गलत है।
अब रुचि, उसका दिमाग खराब, उसकी रुचि का प्रभाव बच्चे की कॉपी के ऊपर पड़ा, यह वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं कहलाएगा दोस्तों। वस्तुनिष्ठता का मतलब यही होता है जिस परीक्षण में रुचि, मनोदशा, मनस्थिति, पसंद नापसंद का परीक्षण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसे हम क्या कह देंगे, वस्तुनिष्ठता कह देंगे दोस्तों। जैसे अब यहां पे सोचो कि यहां पे मान लो जी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते, बहुविकल्पी प्रश्न होते, तो क्या बहुविकल्पी प्रश्न के ऊपर वो ऐसे 4 नंबर दे सकता था? कभी नहीं दे सकता था। कितना भी भारी झगड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी दिमाग खराब क्यों ना हो जाए, उसको उसी उत्तर को सही करना पड़ता जो वास्तविकता में सही है। वो नंबर अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, उसी रुचि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। ये तो होता है वस्तुनिष्ठता। अब आपकी किताब की परिभाषा सुन लीजिए। किताबों में यह परिभाषा लिखी होती है, एक ही परीक्षण को एक से अधिक अध्यापकों के द्वारा बार बार जांच करने पर भी परिणामों में कोई अंतर ना आए तो उसे हम क्या कह देंगे, वस्तुनिष्ठता कह देंगे। दोनों बातें एक ही है दोस्तों। एक से अध्यापक आप चेक करो, मैं चेक करूं या वो चेक करे, अंतर नहीं आ रहा है मतलब अपनी रुचि, मनोदशा, मनोस्थिति का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा, इसीलिए अंतर नहीं आ रहा है। तो ये कहलाता है आपका एक अच्छे मूल्यांकन के अंतर्गत कौन सा कहलाएगा दोस्तों, वस्तुनिष्ठता। प्राप्त अंकों पर व्यक्तिगत रुचि, पसंद नापसंद, मनोदशा का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रश्नों का उत्तर हमेशा एक ही होता है, उसे हम क्या कह देंगे, वस्तुनिष्ठता कह देंगे। और ये किताब की लाइन में आपको नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको याद है कि एक ही परीक्षण को एक से अधिक अध्यापकों के द्वारा बार बार जांचने पर भी यदि प्राप्त अंकों में कोई अंतर नहीं आ रहा है तो वह मूल्यांकन का कौन सा गुण कहलाएगा, वस्तुनिष्ठता का गुण कहलाएगा। इट्स क्लियर। दूसरा गुण आता है दोस्तों यहां पे विश्वसनीयता। भाई कौन सा गुण आता है दोस्तों, विश्वसनीयता। अब देखिए ये विश्वसनीयता क्या होती है, ये विश्वसनीयता क्या होती है दोस्तों। तो विश्वसनीयता का मतलब है कि किसी परीक्षण को कितनी शुद्धता के साथ में लिया गया है। विश्वसनीयता का मतलब क्या है, किसी परीक्षण को कितनी शुद्धता से जांचा गया है। विश्वसनीयता का मतलब क्या हो गया, कितनी शुद्धता से जांचा गया है। शुद्धता का मतलब क्या हो गया, एक ही परिस्थिति में, एक ही वातावरण में यदि उस परीक्षण को बार बार लिया जाए और प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आए, हम उसे क्या कह देंगे, विश्वसनीयता। मतलब वो शुद्ध है। यानी आपने एक बार कॉपी चेक करके बच्चों को 10 में से 4 नंबर दे दिए, अब बच्चा आकर के कह रहा है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा नंबर मिलना चाहिए, फिर आपको समझा रहे हो कि नहीं आपने बिल्कुल मैंने नंबर दिए वो सही है, तुझे यहाँ पे ज्यादा नंबर नहीं मिल पाएंगे, तब तो है वो विश्वसनीयता। लेकिन आपने नंबरों के साथ में छेड़छाड़ कर दी तो वो विश्वसनीयता नहीं कहलाएगी। प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाओगे तो पीटीएम नाम का एक प्रोग्राम होता है दोस्तों, है ना। उसमें क्या होता है कि बच्चों की कॉपियां उनके पेरेंट्स को दिखाई जाती है और वो हॉल के अंदर कार्यक्रम होता है जहाँ पे सारे टीचर बैठे होते हैं, क्लास टीचर अपने अपने क्लास की कॉपियां लेकर के सेट वाइज स्टूडेंट के नाम से जमा करके, और सारे है ना उनके पेरेंट्स आते हैं और उनको कॉपियां दिखाई जाती है कि आपके बच्चों ने क्या लिखा। तो मैं भी एक स्कूल में पढ़ाता था, नया था उदयपुर में, तब 2012 की बात है। तो वहाँ पे 12वीं पास करके आया था, तो 12वीं पास करते ही उदयपुर में आया तो 2012 में ही मैंने 12वीं पास की थी। तो 2012 में आते ही मैंने बच्चों को क्या कर दिया, यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि पीटीएम वगैरह भी कुछ होता है। तो अपने गांव के थे एकदम राठौड़ी आदमी, तो हमने तो फटाफट कॉपी चेक कर दी, सारी स्कूल की कॉपी थी। संस्कृत पढ़ाता था मैंने, तो एक रात में कॉपी चेक कर दी, सारी बच्चों के नंबर दे दिए मेरे हिसाब से। मुझे पता था कौन से बच्चे ने क्या लिखा होगा। फिर पीटीएम के अंदर गया, मेरी क्लास के कॉपी चेक करवा रहे थे, तो मैं जैसे बाहर बैठा हुआ था तो हर दूसरे मिनट में एक बच्चा मेरे पास में आ जाता है, सर ये देखिए कॉपी मैंने तो इतना सही लिखा, फिर भी आपने मुझे 5 में से 2 नंबर दिए। मैंने कहा ये ले जा 3 नंबर ले जा, ये ले जा 8 नंबर ले जा, ये ले जा 7 नंबर, अच्छा तुझे 4 और चाहिए, ये ले जा नंबर। मैंने लगभग सब बच्चों की कॉपियों के अंदर छेड़छाड़ की। मतलब वो जो परीक्षण मैंने लिया था वो कैसा नहीं था, विश्वसनीय नहीं था, इसलिए मुझे वहां क्या करना पड़ा, बदलाव करना पड़ा। और मुझे उस दिन इतनी शर्मिंदगी फील होगी, अगले दिन से मैं स्कूल ही नहीं गया। अरे उन्होंने नहीं निकाला था, मैं नहीं गया अपनी मर्जी से, है ना। मुझे लग गया था कि नहीं मैं कहीं धोखा कर रहा हूँ, अभी तक टीचर नहीं हूँ सही। उसके बाद मैंने गया ही नहीं है। उसी दिन से मैंने कसम खा ली ना, काम कभी भी करो ईमानदारी से करो, व्यवस्थित ढंग से करो, घास कहीं पे भी नहीं काटनी है दोस्तों। बाकी भगवान सब देखता है ना, फल आपको यहां से नहीं वहां से मिलेगा ना। और वहां से जब थप्पड़ पड़ेगी ना, अभी पड़ी ना कोरोना की, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो भगवान प्रकृति के साथ में धोखा नहीं, अपने काम के प्रति ईमानदारी रखना जरूरी है। तो वह परीक्षण जो शुद्धता के साथ में हो उसे हम क्या कह देंगे, विश्वसनीयता। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक ही परीक्षण को एक ही वातावरण में एक ही अध्यापक के द्वारा बार बार जांचने पर भी यदि फलांकन में कोई अंतर ना आए तो उसे हम क्या कहेंगे, विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता में अंतर समझिए। वस्तुनिष्ठता में एक से अधिक टीचरों के द्वारा कॉपी चेक की जा रही है और परिणामों में अंतर नहीं आ रहा है, और विश्वसनीयता में एक ही टीचर के द्वारा कॉपी चेक की जा रही है, बार बार की जा रही है और परिणामों में अंतर नहीं आ रहा है। वो कौन सा गुण कहलाएगा, आपका विश्वसनीयता कहलाएगा। यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, अरे बार बार सही उत्तर ही सारा, इतने दिन रीट वैक्सीन करवा दीजिए, वो जमा हुआ वहीं पे। तो शुद्धता से मूल्यांकन उसी वातावरण में बार बार जांच करने पर भी परिणामों में कोई अंतर नहीं आता है, तो उसे हम क्या कह देंगे दोस्तों, विश्वसनीयता कह देंगे। तीसरा आता है दोस्तों आपके इसी के अंदर आता है, वो आता है आपका वैधता।
तीसरी अच्छी मूल्यांकन की विशेषता आती है, वो कौन सी आती है दोस्तों? वेधता। भाई कौन सी मूल्यांकन की विशेषता आएगी? वेधता। वेधता किसे कहते हैं समझिए। वेधता का मतलब होता है दोस्तों, वेधता का मतलब होता है कि आपने मूल्यांकन लेते समय कुछ जिस उद्देश्य का आपने निर्माण किया था, जिस उद्देश्य का आपने निर्माण किया था, यदि वह उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वह उस मूल्यांकन की क्या कहलाएगी? वेधता कहलाएगी। और उस उद्देश्य की पूर्ति न करके किसी और उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वह उस शिक्षण की वेधता नहीं कहलाएगी। वेधता की कमी से अस्थिर त्रुटि हो जाती है दोस्तों। किस कौन सी त्रुटि होती है? स्थिर त्रुटि। और अस्थिर त्रुटि को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो वेधता के द्वारा अस्थिर त्रुटि को दूर किया जा सकता है। चर संबंधी त्रुटि पढ़ाई है ना मैंने, वहां पे मैंने आपको ये चीज बता रही होगी। तो वेधता का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेधता का मतलब होता है जिस उद्देश्य का आपने निर्माण किया था, यदि वो परीक्षण उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है तब तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। और उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है मतलब वो क्या हो जाएगा? आपका गलत। मतलब जो प्रश्न का उत्तर आप बालकों से निकलवाना चाहते हो, बालक ने यदि वही उत्तर दिया है तो वो परीक्षण आपका वैध कहलाएगा। वह न दे करके उससे मिलता जुलता कुछ अलग दे दिया है तो वह वैध नहीं कहलाएगा। तो यह था आपका वैधता, कि जिस उद्देश्य का निर्माण किया गया है उसी का मूल्यांकन करना क्या कहलाएगा? आपका वैधता। आगे आता है दोस्तों विभेदकारिता। कौन सा आता है दोस्तों? एक अच्छी मूल्यांकन की विशेषता कौन सी होती है? आपकी विभेदकारिता। ये विभेदकारिता क्या होती है समझिए। विभेदकारिता का मतलब क्या होता है दोस्तों? विभेदकारिता का मतलब होता है एक अच्छा मूल्यांकन वही हो सकता है जो बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार, उनके अधिगम के अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित कर दे। अलग अलग भागों में विभाजित कर दे, वो क्या कहलाएगा? आपका विभेदकारिता कहलाएगा। यदि आप अगर आपने एक परीक्षण लिया है, उस परीक्षण में सारे बच्चों ने एक जैसा एक ही उत्तर लिख दिया और सारे बच्चों के एक ही जैसे नंबर आ गए ना, वो विभेदकारी नहीं है। अगर सब बच्चों के उत्तर एक जैसे आ रहे हैं, कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो वो विभेदकारी नहीं होगा दोस्तों। यानी बच्चों के अलग अलग नंबर आने चाहिए, तभी तो बालक में आप भेद कर पाओगे। सभी बालक एक जैसा उत्तर लिख रहे हैं मतलब आपने प्रश्न ढंग से नहीं बनाया है, वो परीक्षण अच्छा नहीं है। तो एक परीक्षण में सभी बालकों ने यदि एक जैसे उत्तर दे दिए मतलब विभेदकारिता। ये प्रश्न आया हुआ है, एक परीक्षण में सभी बालकों के द्वारा एक जैसा सही उत्तर दिया गया तो मूल्यांकन की कौन सी विशेषता उसके अंतर्गत नहीं थी? विभेदकारिता नहीं थी दोस्तों, इसकी कमी थी। ये होता है कि मानसिक स्तर के अनुसार बालकों को अलग अलग बांट दे, उच्च बुद्धि वाले को अलग करें, निम्न बुद्धि वालों को अलग करें, सामान्य बुद्धि वालों को अलग कर दे, वो कौन सा कहलाएगा? आपका विभेद कर दे, है ना। मानसिक स्थिति के अनुसार उनको अलग अलग भागों में क्या करें? डिवाइडेड कर दें। वह एक अच्छे मूल्यांकन की क्या कहलाएगी दोस्तों? विशेषता कहलाएंगी। उससे हम क्या कहेंगे? विभेदकारिता कहेंगे। विभेदकारिता के बाद में आता है दोस्तों व्यापकता। कौन सा गुण आता है दोस्तों? व्यापकता। व्यापकता। व्यापकता का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्यापकता का मतलब होता है वह मूल्यांकन जिसमें पूरे के पूरे पाठ्यक्रम का समावेश हो जाए, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम उसके अंदर मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? व्यापकता कहेंगे। जैसे आप मान करके चलिए कि आप, व्यापकता का मतलब पूरी किताब है तो आपको प्रश्न पत्र ऐसे बनाना है कि पूरी किताब का उसका समावेश हो जाए। ऐसा नहीं है कि 5 पार्ट के ले लिए और बाकी पार्ट छूटे हुए पड़े, ऐसा नहीं। प्रश्न पत्र ऐसा निर्माण होना चाहिए कि पूरा पाठ्यक्रम का उसके अंदर समावेश हो जाए। उस गुण को हम क्या कहेंगे दोस्तों? व्यापकता कहेंगे। तो व्यापकता में इतना कोई खास था नहीं समझने जैसा। ये हो गया आपकी व्यापकता। फिर आती है दोस्तों उपयोगिता। ये छोटे छोटे हैं। परीक्षण कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए उपयोगी होना चाहिए, है ना। कहीं न कहीं उनके जीवन में उपयोग आने वाला होना चाहिए। परीक्षण ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को कहीं ना कहीं उपयोगी बनाता हो। फिर आता है व्यवहारिकता। परीक्षण कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अधिकांश प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो बालक के व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए हों। स्पष्टता, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, शब्द स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्न पूछने का तरीका साफ होना चाहिए, है ना। प्रिंट सही होनी चाहिए, पूरा स्पष्ट होना चाहिए। तो स्पष्टता का मतलब होता है भाषा का सरल, सहज और स्पष्ट होना। तो प्रश्नों में जो परीक्षण के अंदर जो प्रश्नों की भाषा आती है ना, वो सरल होनी चाहिए, सहज और कैसी होनी चाहिए? आपकी स्पष्ट होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आता है दोस्तों मानक। मानक एक बहुत बड़ा, मानक का मतलब क्या होता है? मानक, इसको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा, है ना। मानक का मतलब होता है दोस्तों परीक्षण जो आप ले रहे हो ना, तो आप जिस परीक्षण का निर्माण कर रहे हो उसमें या तो एक ही उपलब्धि वाले, समान उपलब्धि वाले, कैसे भाई? समान उपलब्धि वाले एक से अधिक बालक हो, एक से अधिक बालक हो,
कैसी, जिनकी उपलब्धि क्या हो दोस्तों, सम्मान हो, जिनकी उपलब्धि लगभग सारे बालकों की एक जैसी हो, या तो वैसे होने चाहिए या फिर उनका अधिगम अनुभव एक समान होना चाहिए, अधिगम अनुभव एक समान होना चाहिए। ऐसा परीक्षण आपको लेना चाहिए। सिंपल भाषा में देखें तो ये कह रहा है कि आप 7वीं कक्षा का जो परीक्षण है ना, वो 7वीं कक्षा के बालकों के लिए ही लेना है। 7वीं कक्षा में जो गणित का पेपर बनेगा वो केवल 7वीं कक्षा के गणित के बालकों के लिए बनेगा, क्योंकि उनकी उपलब्धि भी सम्मान है और अधिगम अनुभव भी सम्मान है। तो मानक का मतलब जो यहाँ पे दिया गया है ना दोस्तों, वो क्या दिया गया है कि तुलना का वह प्रतिमान जिसमें समान समूह के विभिन्न व्यक्ति या वर्तमान उपलब्धि क्या है इसका पता हो, या तो समान समूह के एक क्वालिटी के जिनकी उपलब्धि एक जैसी हो, उनका अर्धवर्तमान अधिगम अनुभव भी एक जैसा हो, ऐसे बालकों का हमें परीक्षण लेना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, आपका मानक। एक आता है आपका संतोष। संतोष किसे कहेंगे दोस्तों, संतोष का मतलब यह होता है कि आपको संतोष की प्राप्ति कब होगी, जो आपको पढ़ाया गया है वही यदि आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए तब तो आपको संतोष की प्राप्ति होगी, और जो आपको पढ़ाया गया है वह न पूछ करके कुछ अलग पूछ लिया जाए तो असंतोष की प्राप्ति होगी। तो परीक्षण कैसा होना चाहिए, जो आपने बालकों को सिखाया है, जो बालकों को कक्षा में पढ़ाया है वही आपको कहां पूछना है, परीक्षा में पूछना है, तब बालक को किसकी प्राप्ति होगी, संतोष की। वही पूछे जो पढ़ाया है। फिर आता है आपका साक्षात्कार। वो मैंने आपको साक्षात्कार पहले ही जो इसकी क्लासेस बताई थी, प्रविधियां पढ़ाई थी, तो मैंने आपको साक्षात्कार पूरा का पूरा समझा दिया। अब आता है सरलता। पेपर कैसा होना चाहिए भाई, सरल होना चाहिए। सरल का मतलब उसकी भाषा सरल, जिसको बच्चा आसानी से समझ ले, उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ज्यादा कठिन भी वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो होती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, आपके एक अच्छे मूल्यांकन की क्या कहलाएगी दोस्तों, विशेषता कहलाएगी। दोस्तों क्या कहलाएगी, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कहलाएगी। मैंने मूल्यांकन की विशेषताओं को जितना डिटेल से समझा सकता था उतना मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो एक बार इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लो, एक साथ में दिख रही है विशेषताएं आराम से। इसका भी ले लो भाई, आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, तो यह थी अपन ने आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व को यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया, और साथ साथ में एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है ये भी मैंने आपको इसका परिचय जो है ना हल्का फुल्का यहाँ पे मैंने कराने की कोशिश की, और आशा करता हूँ कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं जो है ना आपको यहाँ पे क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। एक भाग इसका और छूटता है, परीक्षा एवं प्रश्नों के प्रकार। मुझे लगता है कि आगे वाली क्लास के अंदर अपना मापन मूल्यांकन लगभग क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा हो जाएगा। तो मापन मूल्यांकन की जितनी विस्तृत जानकारी मैंने आपको दे पाया ना, उतनी कोशिश मैंने की है देने की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न छूटने नहीं चाहिए, इसलिए बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज भी मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। और जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूँ कि कोरोना महामारी जो ना बड़ी भयानक रूप से चल रही है दोस्तों, बड़ी खतरनाक रूप से चल रही है, इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करते रहें। आपकी छोटी लापरवाही आपके और आपके परिवारजन के लिए कभी न कभी कहीं घातक साबित हो सकती है दोस्तों, इसलिए स्वस्थ, सुरक्षित और तैयारी को मजबूत करते हुए रहें। मिलेंगे कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।